हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसमें आप सही देख रहे हैं कि यहाँ पे आज हम साइंस को डील करने वाले हैं। जनरल साइंस को डील करेंगे, एलिमेंट्री साइंस को डील करेंगे, जो कि आपके बिहार जुडिशरी के लिए रेलिवेंट होता है। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लॉ स्टूडेंट हैं और लॉ स्टूडेंट का साइंस वैसे भी कमज़ोर होता है। तो साथियों, जो भी हम पॉसिबल चीज़ें हो सकता है जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ और उन सभी चीज़ों को एक एक करके मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ। साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट फर्स्ट है। अगर साथियों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे, अगर आप लोग इस सेशन को प्यार देते हैं, अगर पॉजिटिवली कमेंट करते हैं, तो मैं इसका पार्ट सेकंड भी लेकर के आऊँगा, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड मैं लेकर के आऊँगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा, इसके वन लाइनर फॉर्म को भी लेकर के आऊँगा। कब? जब आप लोग पॉजिटिवली कमेंट करके हमको बताएंगे तब। देखिए, इसको फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट में मैं क्या क्या आपके लिए लेकर के आया हूँ। साथियों, यहाँ पे जो मैं लेकर के आया हूँ, यहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो टर्मिनोलॉजी है जहाँ से आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में देखने के लिए 100% मिलेगा। इसमें हम बात करेंगे विटामिन के स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में। हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से विटामिन हमको लेने की आवश्यकता होती है और कौन सी ऐसी विटामिन है जिसको हम नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके एनालिसिस करते हुए चलेंगे। यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। यहाँ पे जो भी चीज़ मैं बताऊँगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा, उसमें किसी भी प्रकार का लाम लपेट नहीं किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है विटामिन। अब हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि विटामिन होता क्या है, विटामिन हम किसको कहते हैं। तो साथियों, अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर में क्या होता है, ये घुलनशील विटामिन के अंतर्गत जाने जाते हैं। ये हमारे शरीर के अंतर्गत घुला रहता है, मिला रहता है, मीन्स कि ये हमारे नसों में ये विटामिन्स, हमारे शरीर में ये विटामिन्स की आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है साथियों। तो जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, जिसको हम लोग इसका साइंटिफिक नेम से हम लोग जानते हैं, तो इसको रेटिनाल के नाम से जानते हैं। साथियों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, इसको हम लोग रेटिनाल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए भी मिल रहा होगा। साथ ही साथ इसके कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। इसके विटामिन के नाम के रासायनिक नाम, मीन्स कि उसका जो साइंटिफिक नेम है, उस साइंटिफिक नेम के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे बात करेंगे कमी से, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और इसके स्रोत क्या क्या हैं, क्या क्या हम चीज़ कंज्यूम करेंगे, किस किस चीज़ को हम खाएंगे कि ये विटामिन का जो हमारे शरीर के अंतर्गत कमी हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बाय द टाइमिंग इस चीज़ से हम खा करके अपने विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी रोग से हम क्या पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे किस चीज़ को, तो यहाँ पे हम विटामिन ए को ऑब्जर्व करेंगे और इसका जो रासायनिक नाम है साथियों, इसको रेटिनाल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग हमारे शरीर में होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हमारे शरीर में होता है रतौंधी होता है। रतौंधी वो बीमारी होता है साथियों, जैसे ही अंधेरा होता है, अंधेरा होने के बाद आपको दिखाई देना बंद कर देता है। इसमें संक्रमणों का खतरा होता है। किसमें? जब विटामिन ए आपके शरीर में कम रहता है तो तमाम तरह के संक्रमण आपके शरीर के अंतर्गत क्या करते हैं, आपके शरीर के अंतर्गत घुस जाते हैं और इसमें संक्रमण होने के खतरे होते हैं। और यही सारी इसके लिए ये दो बीमारी आपके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब इसके स्रोत के बारे में हम देखेंगे कि इसका स्रोत कौन कौन सा है, क्या क्या चीज़ हम खाएंगे कि हमारे शरीर के अंतर्गत विटामिन ए मिल जाएगा। तो हमको खाने में देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम दूध खाएंगे, तब हमारे विटामिन ए का वो अच्छा स्रोत माना जाता है और यही आपके एग्जामिनेशन में देगा कि विटामिन ए का वो क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या, मीन्स की साइंटिफिक नेम क्या होता है। साथ ही साथ विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है और साथ ही ये भी आपको दे देगा मिलान करने के लिए कि कौन कौन सा स्रोत हम खाएंगे जो कि हमारा विटामिन ए कवर कर देगा। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध की बात कर रहा है, अंडा की बात कर रहा है, पनीर की बात कर रहा है, हरी साग की बात कर रहा है, सब्जी की बात कर रहा है, मछली, यकृत तेल, जो मछली के लीवर का तेल होता है, अगर हम ये सारी चीज़ें खाएंगे तो हमारा विटामिन ए कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बैलेंस हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया विटामिन ए के बारे में कि इससे कौन कौन सा रोग होता है। तो इससे बेसिकली रतौंधी और हमारे शरीर में संक्रमण बढ़ने के खतरे ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही, और हम क्या चीज़ खाएंगे जिससे हमारे शरीर का विटामिन ए बढ़ जाएगा, तो आप लोगों को मैंने पॉजिटिवली हर एक चीज़ के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे साथियों देखिए, विटामिन B1 यहाँ पे लिखा है, विटामिन B1 लिखा है, विटामिन B2 लिखा है, विटामिन B3 लिखा है, विटामिन B5 लिखा है, विटामिन B6 लिखा है, B7 लिखा है, B12 लिखा है। तो इन सभी विटामिन के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से विटामिन से आपके एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप बार बार गलत करके
से आते हैं। और इस बार आप इस तरह से प्रिपरेशन करिए जिससे कि आपका गलत क्वेश्चन ना हो, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ सभी के सभी चार्ट फॉर्मेट में लेकर के आया हूँ। अगर आपको लगता है कि ये PDF आपके पास होना चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लॉ विथ रोनित। वहाँ से आपको एज यूजुअल ये PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखिए साथियों, विटामिन बी जो फर्स्ट है, इसका जो रासायनिक नाम है जिसको कि हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं, इसको थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है इसको थायमीन कहते हैं। अब इससे कौन कौन सी रोग होती है साथियों? सबसे पहला इससे बेरी नामक रोग होता है। अब बेरी नामक रोग अब हमको भी नहीं पता है कि कौन सा रोग होता है, लेकिन आप बस ये जानिए कि विटामिन B1 की हमारे शरीर में अगर कमी है तो इससे बेरी रोग होता है। और ये बेरी रोग कैसा रोग है ये हमको भी नहीं पता है। अब इसके स्रोत के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या खाएंगे तो हमारा विटामिन B1 हमारा सही रहेगा। तो हमको मूंगफली खाना होगा, तिल खाना होगा, सूखी मिर्चें खाने चाहिए, और बिना धुली दाल जो हम लोग बनाते हैं, धो के बनाते हैं, तो यहाँ पे बिना धुली दाल भी खा सकते हैं, यकृत भी खा सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे कट गया है अंडा एवं हरी सब्जियाँ भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपके अंतर्गत विटामिन 1 आपके शरीर में मेंटेन रहेगा। विटामिन B2 के बारे में हम बात करते हैं तो विटामिन B2 जो होता है ये हमारे शरीर में क्या करता है, तो साथियों इसको राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है, जो इसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब इस रोग के अगर विटामिन हमारे शरीर के अंतर्गत कम रहती है तो इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, तो इससे हमारे शरीर के अंतर्गत बीमारी क्या होती है, त्वचा फटने लगता है। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं स्किन हमारा क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। तो मान लीजिए जब स्किन ड्राई हो रहा है, स्किन कहीं से ना कहीं से डल पड़ रहा है, तो ये मान के चलिए कि विटामिन बी की आपके शरीर में कमी हो रही है। आंखों का लाल होना, इसमें आंख लाल होने लगते हैं। जीवा का फटना, जीव जो जुबान होता है जिसको हम लोग टंग कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस पर निशान पड़ने लगता है, ये भी फटने लगता है, और ये विटामिन B2 के कमी से ये होता है। और अब क्या खाएंगे, कौन कौन सा स्रोत लेंगे जिससे कि ये ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे खमीर आपको खाना पड़ेगा, और जो मांस होता है मांस में कलेजी आपको खाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, हरी सब्जियाँ और दूध, ये सब खाने से विटामिन B आपका 2 जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों, विटामिन B3 के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन B3 के अंतर्गत क्या आता है, अब इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको क्या कहते हैं, तो पेंटेथेनिक अम्ल के नाम से इसको जानते हैं। जो इसका साइंटिफिक नेम होता है तो इसको पेंटेथेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब इसके कमी से क्या क्या होता है साथियों, तो बाल सफ़ेद होना। ये जो विटामिन B3 नामक ये जो विटामिन है इसकी कमी से बाल का सफ़ेद होता है। मंद बुद्धि का आदमी, इससे क्या होने लगता है, बुद्धि उसकी कम होने लगती है, मंद बुद्धि होने लगता है, ये अगर विटामिन कम रहता है। और ये विटामिन का सोर्स क्या है, हम कहाँ से ये विटामिन ले सकते हैं, तो साथियों ये विटामिन हम मांस खा करके ले सकते हैं, दूध पी कर ले सकते हैं, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ये सभी चीज़ें खा करके हम क्या कर सकते हैं, इस विटामिन को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं साथियों, विटामिन B5 की हम बात करते हैं। और विटामिन B5 के अंतर्गत क्या आता है साथियों, तो इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखेंगे तो निकोटामाइन या नियासिन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, थोड़ा सा साइंटिफिक नेम इसका टफ होता है, तो इसको नियासिन के नाम से जानिए कि इसका साइंटिफिक नेम नियासिन होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम्स नामक यहाँ पे बीमारी होती है। क्या होता है साथियों, तो सबसे आसान चीज़ है, इसमें विटामिन सी की अगर कमी होती है तो त्वचा पे जो दाद खाज खुजली हो जाता है वो इससे होता है, और 4D सिंड्रोम्स नामक बीमारी होता है। अब ये किस चीज़ से खाने से सही होता है, तो ये मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियाँ ये खाने से आपका ये विटामिन क्या होता है, आपके शरीर में मेंटेन रहता है। नेक्स्ट विटामिन को देखते हैं, विटामिन 6 का आता है। विटामिन B6 के अंतर्गत क्या आता है साथियों, तो विटामिन B6 को अगर हम देखते हैं तो पायराड्रिक्सिन इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है पायरिड्रॉक्सिन, इसका साइंटिफिक नेम होता है। अब इसकी कमी से क्या होता है साथियों, तो इसकी कमी से एनीमिया होता है और साथ ही साथ त्वचा रोग होता है। ये दो चीज़ इससे कमी से होता है। अब बात करते हैं ये किस चीज़ को खाने से, इसका स्रोत क्या है कि क्या चीज़ हम खाएंगे कि विटामिन हमारे शरीर में बन जाएगा, तो साथी यकृत का मतलब होता है जो मछली का यकृत होता है, जो मछली का लीवर होता है, उसका अंडा हम खाएंगे, उसका तेल खाएंगे, मांस खाएंगे और अनाज खाएंगे, तो ये हमारा विटामिन जो B6 है ये हमारे शरीर में मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन आ रहा है B7 आ रहा है, तो ये बायोटीन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब ये बायोटीन, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है विटामिन B7 का, साथियों इसको बायोटीन कहते हैं। अब साथ ही साथ इस बीमारी से, इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो इसकी कमी से लकवा मार देता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना होता है। ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन
सेवन की कमी से ये होता है। अब ये क्या क्या खाने से सही होता है? मांस खाने से, अंडा खाने से, यकृत खाने से और दूध पीने से ये क्या होता है? ये हमारे शरीर में मेंटेन रहता है। विटामिन B12 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब साथियों विटामिन बी के बाद विटामिन 7, 8, 9, 10 ये नहीं आता होगा, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया। अब विटामिन B12 आता है। अब विटामिन B12 जो आता है इसका जो साइंटिफिक नाम होता है साइनोकोबालामिन के नाम से इसको साइंटिफिक नेम हम लोग जानते हैं। अब इससे क्या क्या कमी होता है? तो कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है साथियों? तो इससे एनीमिया होता है और पांडु रोग होता है। एनीमिया होता है और पांडु रोग, जिसको हम लोग पीलिया के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या खाने से ठीक होगा? तो मांस खाने से ठीक होगा, कलेजी खाने से ठीक होगा और दूध खाने से ये हमारे शरीर में ये विटामिन क्या रहेगा? ये मेंटेन रहेगा। अब नेक्स्ट विटामिन को हम देखते हैं कौन कौन से विटामिन और हमारे पास आ जाते हैं साथियों। तो यहाँ पे अब जो विटामिन सी के बारे में हम देखते हैं कि विटामिन सी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन सी होता है साथियों, इसको स्कर्बिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इससे कौन कौन सा रोग होता है अगर हमारे शरीर के अंतर्गत इसकी कमी हो जाती है? तो इससे सबसे पहले तो हमारे अंदर स्कर्वी नामक रोग होती है और मसूड़े फूलने लगते हैं। जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारे दांत के मसूड़े से जो लगे हुए हैं, इसका क्या होता है? इसका फूलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें किस किस चीज़ को खाने से ये मेंटेन रहता है? तो नींबू खाने से, संतरा खाने से, नारंगी खाने से, टमाटर खाने से, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज खाने से ये क्या होता है? ये विटामिन सी हमारे शरीर के अंतर्गत मेंटेन रहता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने जान लिया। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो कैलीफेरान, इसको साइंटिफिक इसका नेम है कैलीफेरान। और ये किसके अंतर्गत होता है? तो साथियों ये बच्चों के अंतर्गत होता है, जिसको हम लोग रिकेट्स नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। अब ये किस चीज़ को खाने से ठीक होता है? तो इसके अंतर्गत मछली, यकृत तेल खाना पड़ता है। साथ ही साथ दूध और अंडा भी, इसको खाने से विटामिन डी हमारे शरीर के अंतर्गत क्या रहता है? मेंटेन रहता है। विटामिन ई को हम देखते हैं तो विटामिन ई को हम लोग क्या कहते हैं? टोकोफेराल इसको कहते हैं। इसका साइंटिफिक जो नाम होता है विटामिन ई का, इसको टोकोफेराल के नाम से जानते हैं। ये जनन शक्ति का कम करता है। जनन शक्ति का कम होना इससे होता है। अगर ये हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी होती है तो हमारे शरीर में जनन शक्ति जो होती है, जो मम्मियाँ होती हैं, लड़कियाँ माँ नहीं बन पाती, जनन शक्ति की कमी होती है। इसमें क्या खाना पड़ता है? क्या खाना? पत्ती वाली सब्जियां खाना पड़ता है, दूध पीना पड़ता है, मक्खन खाना पड़ता है और अंकुरित गेहूं यहाँ पे करके खाएंगे तो ये विटामिन आपके शरीर में अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट विटामिन के को हम देखते हैं तो विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है फिलोकोवलनोन, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? रक्त का थक्का बनना। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना कम हो जाता है। अब इसमें क्या क्या खाया जाता है? टमाटर खाया जाता है, हरी सब्जी और आंतों में से भी उत्पन्न होता है। आंतों में भी ये उत्पन्न होता है। इस प्रकार का जो विटामिन की कमी होता है, ये जो बीमारी होगी, ये इस प्रकार की बीमारी हमारे आंत में भी उत्पन्न, इस प्रकार की बीमारी इसके कमी से उत्पन्न होने लगती हैं। अब साथियों हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि क्या क्या और भी हमारे टॉपिक में आता है, जो कि हम लोग जीव विज्ञान से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी विटामिन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस किया है, वो सारी विटामिन के नाम आपको समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आपका कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसका नेक्स्ट सेशन भी चाहिए जिसमें कि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वन लाइनर भी इसका डील कर लूँ। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये चीज़ें मैं कहाँ से लेकर के आया हूँ। ये विधि भारती पब्लिकेशन की बुक है, उसी विधि भारती की पब्लिकेशन के बुक से ये सारे मटेरियल को मैंने कलेक्ट किया है और ये हमारे स्पेशली बिहार के लिए ही ये बुक बनाया गया है। इसी में से सारे मटेरियल्स को मैंने कलेक्ट किया और सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रखने का धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ के बारे में कि महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ क्या होते हैं, अब इसको कहाँ कहाँ लेना पड़ता है। तो साथियों जब हम महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ की बात करते हैं तो सबसे खनिज पदार्थ हमारा होता है सोडियम। अब सोडियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? अगर सोडियम की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमको क्या क्या दिक्कतें होनी पड़ती है? सोडियम के लिए हमें क्या क्या खाना पड़ता है? सोडियम साधारण नमक को भी हम लोग कहते हैं, जो सोडियम आयोडाइज्ड जो नमक होता है उसको भी हम सोडियम कहते हैं। मछली खाने से हमको मिलता है, मांस खाने से, अंडा खाने से, दूध और क्लोराइड के रूप में इसको लेने से हमारे अंदर का क्या आता है? हमारे अंतर्गत सोडियम का उत्पन्न होता है। सोडियम का मात्रा हमारे अंतर्गत बैलेंस रहता है। पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं साथियों, हम लोग खेत में भी अगर डालते हैं तो पोटेशियम वगैरह डालते हैं, तमाम तरह के जो भी हम लोग खाद डालते हैं उसी तरह से शरीर के अंतर्गत भी इन सभी चीज़ों के ये खाद होते हैं, ये खाद की तरह इसकी आवश्यकता होती है। पोटेशियम की कमी से क्या क्या होने लगता है और इसमें क्या किस चीज़ को खाया जाता है? लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं सभी में कहीं ना कहीं हमको पोटेशियम हमारे शरीर के अंतर्गत जाता है। बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिलता है, हम क्या क्या चीज़ खाएंगे जिससे कैल्शियम हमारे बॉडी के अंतर्गत मेंटेन रहेगा? तो साथियों हम दूध पिएंगे, पनीर खाएंगे,
अंडा खाएंगे, चना खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, साबुत अन्न, रागी और मछली, ये सभी खाएंगे तो हमारे शरीर के अंतर्गत कैल्शियम का जो बैलेंस है वो कैल्शियम का बैलेंस हमारे शरीर के अंतर्गत बना रहेगा। अगर हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार से फास्फोरस की कमी होने लगती है तो हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में फास्फोरस बना रहेगा? तो हमें दूध पीना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, बाजरा खाना चाहिए, रागी खाना चाहिए, गिरी खाना चाहिए, जई आटा खाना चाहिए और कलेजी तथा गुर्दा भी खाने से हमारे शरीर में क्या बना रहता है? हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी नहीं होती है। कभी कभी शरीरों में ये सारी चीज़ें जब आप जांच कराने जाएंगे तो डॉक्टर बताएंगे कि आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है और आप ये चीज़ खाना स्टार्ट कर दीजिए। आप जब ये चीज़ खाएंगे तो वो बीमारी आपके शरीर से अपने आप धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है और आपको लगता है कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा इलाज कर दिया है। लव, अगर आयरन की आपके शरीर के अंतर्गत कमी है तो आप कलेजी खाइए, गुर्दा खाइए, अंडे का पीतलक मीन्स कि जो अंडे का जर्दी होता है उसको आपको खाना पड़ेगा। चोकर युक्त आटे की रोटी आपको खानी पड़ेगी जिसमें कि चोकर लगा रहता है आटे में। अब चोकर का मतलब भूसी के साथ आपको आटे खाने पड़ेंगे। बाजरा खाना पड़ेगा, रागी खाना पड़ेगा, सेव खाना पड़ेगा, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जी तथा गुड़, ये सब खाने से आपके शरीर के अंतर्गत क्या बना रहेगा? जो लौह का इंटीग्रेटेड है मीन्स कि जो आयरन होता है शरीर में, ये आयरन आपके शरीर में बना रहेगा। आयोडीन किस में मिलता है? तो मछली भोजन में, जो समुद्री मछली भोजन होती है उसमें आयोडीन मिलती है। हरी पत्तेदार सब्जियां और आयोडीन नमक के अंतर्गत क्या मिलता है? हमको आयोडीन मिलता है। मैग्नीशियम कहाँ मिलता है? तो साथियों अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये सब्जियों के अंतर्गत मैग्नीशियम भी मिलता है। अगर हम जस्ता की बात करते हैं तो जस्ता क्या खाने से मिलता है? तो यकृत एवं मछली खाने से हमको जस्ता हमारे शरीर के अंतर्गत मिलता है। तांबा कहाँ से मिलता है? तो मांस खाने से, मछली, यकृत एवं अनाज खाने से हमारे शरीर के अंतर्गत तांबा में मिलता है। अगर हम कोबाल्ट की बात करते हैं तो मांस खाने से, मछली एवं जल खाने से, हम जल पीने से हमारे शरीर के अंतर्गत कोबाल्ट बना रहता है। तो साथियों आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ, ये महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ सिर्फ और सिर्फ खेत में ही नहीं लगते हैं, ये हमारे शरीर के लिए भी क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। और इस प्रकार के महत्वपूर्ण खनिजों के से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो किस चीज़ की कमी, क्या चीज़ हम खाएंगे जिससे कि हमारे शरीर का आयरन मेंटेन रहेगा। तो इसी प्रकार के आपके एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और फिर आप वहाँ पे जब तक आप नहीं पढ़े रहेंगे तो थोड़े से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए कर रहा है प्रमुख स्तनधारियों के दंत सूत्र। दांत से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और उसी दांत को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया है कि पूछ देता है जो स्तनधारी होते हैं मीन्स कि जो दूध पिला सकते हैं, जो मीन्स कि स्तनधारी जीव होते हैं, वो क्या, उनके अंतर्गत कितने दांत होते हैं? तो दांतों की संख्या, हमको ये चीज़ नहीं देखना है, हमको हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये साइंस के स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो दंत सूत्र को देखेंगे। अगर मनुष्य है, अगर मनुष्य का बच्चा है तो बच्चे के अंतर्गत कितने दांत हो सकते हैं? तो साथियों मनुष्य का जो बच्चा है तो मनुष्य के बच्चे के अंतर्गत 20 दांत होते हैं। अगर मनुष्य है, अगर वो वयस्क है तो उसके अंतर्गत 32 दांत होते हैं। आदमी आप भी कभी खोल करके गिन लीजिएगा, ऊपर के जौ में 16 दांत होंगे, नीचे के जौ में 16 दांत होंगे, तो मिलाकर के 32 दांत होते हैं। अगर यही घोड़े के मुंह में हम देखें तो घोड़े के मुंह में 44 दांत होते हैं। कुत्ते के अगर दांत को देखें तो कुत्ते के मुंह में 42 दांत होते हैं। गाय एवं भेड़ के दांत को हम देखते हैं साथियों तो यहाँ पे उसके गाय और भेड़ के मुंह में 32 दांत होते हैं। अगर बिल्ली को हम देखते हैं साथियों तो बिल्ली के मुंह में 30 दांत होते हैं। और यही खरगोश को देखते हैं तो खरगोश के मुंह में 28 दांतें होते हैं और चूहा के मुंह में 16 दांतें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि कितने दांत किस किस के मुंह में होते हैं। और यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना है, इसलिए बना है क्योंकि यहाँ से ये टॉपिक ऐसा ही होता है जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन ही सकता है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पे कह रहा है मनुष्य में प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। अब प्रोटोजोआ, अगर मान लीजिए जो आपके शरीर में प्रोटोजोआ होते हैं, अगर प्रोटोजोआ की कमी होती है आपके शरीर में तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं? अभी जैसे आपने पढ़ा है कि उससे क्या कहते हैं, विटामिन से कमी से कौन कौन से रोग आपके शरीर में होते हैं। इसी प्रकार हम प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे कि आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार का प्रोटोजोआ की कमी हो जाती है तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो साथियों जो सबसे पहले हमारे पास प्रोटोजोआ के रूप में आ रहा है वो आ रहा है, हम यहाँ पर देखेंगे कि
रोग का नाम, कौन कौन सा रोग है, कौन कौन से रोग का नाम हम देखेंगे। रोग का नाम तो सबसे पहले हमने देख लिया। अब ये रोग से कौन कौन से अंग प्रभावित होंगे इसको भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम रोग के लक्षण को भी देखेंगे। और परजीवी का इसके नाम, किसकी परजीवी से मीन्स कि किसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है इस रोग का। तो सबसे पहले हम दस्त नामक बीमारी को देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ें ब्लर दिख रही होंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये बस आप सुनते चलिए और आप एक जगह इसको लिख लीजिएगा। ये क्या कर रहा है, ये दस्त के बारे में कर रहा है। अब दस्त से क्या हमारा प्रभावित होता है साथियों, तो दस्त अगर हमको होने लगता है तो हमारी छोटी आंतें जो होती हैं, छोटी आंतें हमारा इससे प्रभावित होने लगती हैं। रोग का लक्षण क्या होता है, तो पेट में ऐंठन तथा दस्त होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये परजीवी का नाम आप जाने तो भी अच्छी बात है, न जाने तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमें इस परजीवी हमारे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। हमसे यही पूछा जाएगा कि दस्त में क्या होता है, तो दस्त में जो हमारी छोटी आंतें होती हैं ये प्रभावित होने लगती हैं। और रोग का लक्षण क्या होता है, जब दस्त होने लगता है तो पेट में ऐंठन तथा दस्त अपने आप स्टार्ट हो जाता है। सेकंड की हम बात करते हैं, काला अजार की बात करते हैं। ये लिखा है काला अजार। ये काला अजार नामक बीमारी क्या होती है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है साथियों, तो काला अजार अगर हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगता है तो इससे हमारा जो रुधिर, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो यहाँ पे प्रभावित होने लगती है। जो लसिका हमारे शरीर के अंतर्गत है वो प्रभावित होने लगती है। जो प्लीह है, अस्थि मंजा है, ये सभी के सभी हमारे इससे किसी से जो काला अजार नामक बीमारी है इससे सभी चीज़ें प्रभावित होने लगती हैं। और रोग का लक्षण हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, इससे कौन कौन सी रोग होने लगती है। अगर हमारे शरीर में काला अजार होता है तो हमको ज्वार, हमको बुखार होने लगता है, एनीमिया होने लगता है, प्लीह तथा यकृत में सूजन होने लगता है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंतर्गत कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल इफेक्ट इससे आने लगती है। अब हमारे पास आ जा रहा है यहाँ पे निद्रा रोग की बात कर रहा है। निद्रा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो साथियों जो निद्रा रोग हमारे अंतर्गत आता है तो इसमें जो रुधिर होता है, जो हमारा खून होता है, खून हमारा प्रभावित होने लगता है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इसमें जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है जिसको कि हम लोग नर्व सिस्टम कहते हैं, वो नर्व सिस्टम भी इसके अंतर्गत निद्रा रोग से हमारे अंतर्गत प्रभावित होने लगता है। अब रोग के लक्षण कौन कौन से हैं, तो इसमें कौन कौन से रोग होने लगते हैं, किसमें, निद्रा रोग के अंतर्गत कौन कौन से रोग होने लगते हैं, तो साथियों इसमें तीव्र ज्वर आने लगता है, बेहोशी होने लगता है और रोगी की लंबी निद्रा इसमें बढ़ने लगती है। जो रोगी व्यक्ति होता है उसमें उसकी निद्रा काफ़ी देर तक वो सोता ही सोता रह जाता है, तो इसी को हम लोग निद्रा रोग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हमको दो चीज़ देखने के लिए मिले, एक पायरिया और एक मलेरिया। ये रोग क्या होता है, इससे कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है, तो साथियों अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया में हमारा लाल रुधिका यहाँ पे लाल रुधिराणु, जो लाल रुधिराणु होते हैं ये यहाँ पे प्रभावित होते हैं। जो हमारे प्लीह होते हैं ये हमारे प्रभावित होते हैं, जो यकृत होते हैं ये हमारे प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम पायरिया की बात करते हैं तो दांतों की जड़ों के मसूड़े यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इसको क्या हो गया, इसको दांत की बीमारी, इसको पायरिया हो गया, खून से, मुंह से खून निकलने लगता है। इससे क्या क्या कौन कौन से रोग के लक्षण दिखते हैं, तो तीव्र ज्वर आने लगता है। किससे, जब मलेरिया हो जाता है तो यहाँ पे तीव्र ज्वर होता है, सिर में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है। अब जब यही हमारे पास पायरिया हो जाता है तो पायरिया के अंतर्गत क्या देखने के लिए मिलता है, मसूड़ों में सूजन होने लगता है, रक्तस्राव होने लगता है, किस में, मसूड़ों में, तथा मवाद का निष्कासन निकलना भी हमारे मसूड़ों से होने लगता है। कब, जब हमारे मुंह के अंतर्गत पायरिया नामक बीमारी फैल जाती है तब। दस्त व अतिसार, जो दस्त नामक बीमारी होती है ये कहाँ पे होती है, कौन से अंगों को प्रभावित करती है, तो साथियों जो दस्त नामक बीमारी होती है ये बड़ी आंत को प्रभावित करती है। और रोग का लक्षण क्या होता है, बड़ी आंत में सूजन व दर्द, बार बार दस्त का होना, ये सभी चीज़ों को क्या करता है, ये रोग का लक्षण हमारा बता रहा है। नेक्स्ट कर रहा है अमीबिएसिस नामक जो बीमारी होती है ये कहाँ होती है, तो ये बड़ी आंत के अंतर्गत होती है। कहाँ पे होती है साथियों, ये जो बीमारी होती है ये बड़ी आंत में होती है। और इसके रोग का लक्षण क्या होता है, कोलन में सूजन, दस्त के साथ आँख में आँव का आना, यहाँ पे आँव पड़ जाता है और ये इसके बीमारी का लक्षण माना जाता है। यहाँ पे कह रहा है घातक अतिसार या पेचिस के बारे में। ये पेचिस कहाँ पे होता है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, आंत का अलग भाग जो होता है यहाँ पे क्या होता है, पेचिस होने लगता है। और इसमें क्या होने लगता है, पेचिस जब होता है तो इसमें दस्त होने लगता है, सिर का दर्द कभी कभी, तथा पीलिया रोग का ये जनक भी माना जाता है। क्या चीज़, जो पेचिस नामक रोग होता है, जो पेचिस नामक रोग होता है इसमें पीलिया का भी दस्तक ये देखने के लिए हमको मिल जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए सुजाक पुरुषों में होता है। अब इसमें क्या होता है सुजाक में तो पुरुषों में मूत्र मार्ग, तथा यहाँ पे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जो पुरुषों का मूत्र मार्ग होता है यहाँ पे
पुरुषों का मूत्र मार्ग यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रभावित होता है और मूत्र त्याग में जलन और दर्द होने लगता है। और जब श्वेत प्रदर ये किसके अंतर्गत होता है, ये स्त्रियों में होता है। स्त्रियों के कहाँ पे होता है, स्त्रियों के योनि में होता है। और योनि में होता है तो यहाँ पे कौन सी दिक्कतें आने लगती हैं, स्त्रियों में श्वेत द्रव्य का निकलना तथा दर्द होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि मनुष्यों में प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हमारे और किस किस अंग को ये प्रभावित करते हैं और कौन कौन सा रोग का ये लक्षण होता है। और ये सारी चीज़ जीव विज्ञान से रिलेटेड है और ये सारी चीज़ हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जीवाणुओं द्वारा मनुष्यों में होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रोग का नाम देखेंगे, फिर साथ ही साथ प्रभावित अंग देखेंगे, फिर रोग के लक्षण को भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अगर हम बात करते हैं निमोनिया नामक रोग में, तो निमोनिया कहाँ पे होता है साथियों, तो निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो निमोनिया से हमारा फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। कौन सा अंग, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। रोग के लक्षण क्या होता है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, फेफड़ों में जल भर जाता है, तीव्र ज्वर होता है और सांस लेने में पीड़ा होने लगती है। कब, जब निमोनिया नामक बीमारी शरीर में फैल जाती है। टीटेनस का नाम आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि टीटेनस नामक बीमारी से क्या होती है साथियों, तो टीटेनस नामक बीमारी से तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों के अंतर्गत दर्द उत्पन्न होने लगता है और शरीर में लक्षण क्या दिखता है, शरीर में तमाम प्रकार के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। किससे, जब टीटेनस नामक बीमारी हमारे शरीर में फैल जाता है तो शरीर में झटके लगना स्टार्ट हो जाता है, जबड़ा का न खुलना और बेहोशी होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कब, जब टीटेनस हमारे शरीर में फैल जाता है। हैजा नामक बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रभावित अंग कौन सा करता है, आंत या आहार नली को ये क्या करता है, हैजा नामक बीमारी जो होता है ये प्रभावित करता है। और इसमें क्या होता है साथियों, कौन सा इसमें रोग का लक्षण क्या होता है, तो इसमें जो हैजा नामक तो निर्जलीकरण, वमन, दस्त यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हैजा में। अगर हम डिप्थीरिया की हम बात करते हैं तो डिप्थीरिया कौन से अंग को हमारे प्रभावित करता है, तो ये हमारे श्वसन नली को प्रभावित करता है। अगर रोग के लक्षण को हम देखते हैं साथियों तो तीव्र ज्वार, श्वास लेने में पीड़ा तथा दम घुटने यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। किसके अंदर, अगर हम डिप्थीरिया की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए मिल रहा है आपको कि काली खांसी। किस चीज़ की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं काली खांसी। काली खांसी हमारे पास कहाँ होता है, कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो काली खांसी जो होता है साथियों ये हमारे श्वसन तंत्रिका को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसमें रोग के लक्षण कौन से हैं, निरंतर आने वाली तेज खांसी के साथ वमन भी यहाँ पे मीन्स की खेखार वगैरह जो भी होता है वो निकलने लगता है। सिफिलिस ये कहाँ पे होता है साथियों, इसमें कौन अंग प्रभावित होता है, तो इसमें जनन अंग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है। और ये रोग के लक्षण क्या है, तो जननांगों पर चकते बनना, जो जननांग होते हैं उस पर चकते बन जाता है, लकवा मार देता है, त्वचा पर दाद, बाल का झड़ना, इन सभी चीज़ों से ये होता है सिफिलिस नामक रोग से। जो प्लेग आता है, प्लेग से क्या होता है साथियों, प्लेग से प्रभावित अंग कौन सा होता है, बाले या कांखे, बगले या खाड़े फेफड़े, लाल लुधिर कणिकाएं यहाँ पे बनने लगती हैं। और ये कौन से रोग के लक्षण होते हैं, इसमें तीव्र ज्वार होने लगता है, कांखों में गिल्टी का निकलना और बेहोशी स्टार्ट हो जाता है। तो साथियों ये जो था जीव विज्ञान से जो भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए थे, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने का कोशिश भरपूर किया। साथियों अगर ये सेशन आपको पसंद आता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, तो हम इसका नेक्स्ट सेशन भी आपके लिए लेकर के आएंगे। और इसका नेक्स्ट सेशन जो मैं लेकर के आऊँगा वो ऑनलाइनर फॉर्म में लेकर के आऊँगा, वहाँ से आपको और भी नॉलेज देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपके बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए ये 4 चांद लगा कर रख देगा। अगर 50 क्वेश्चन जीएस साइंस से आते हैं तो इसमें से मान के चलिए अगर मैं पूरा यहाँ से कंप्लीट करा देता हूँ तो आपका साइंस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ वो आपको आसानी से मिल सके। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।